इस वीडियो में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत का सेकंड पार्ट देखेंगे। पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी पूर्ण प्रतियोगिता। अब इसमें देखिए सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ति किसे कहते हैं। तो पूर्ति का मतलब होता है वस्तु की वह मात्रा जिसे विक्रेता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने को तैयार होता है, उसे पूर्ति कहा जाता है। तो पूर्ति किसे कहेंगे? वस्तु की वह मात्रा जिसे कोई भी विक्रेता एक निश्चित कीमत पर और निश्चित समय में बाजार में बेचने को तैयार होता है, उसको पूर्ति कहा जाता है। अगर हम कहते हैं कि बाजार में गेहूं की पूर्ति 1000 क्विंटल है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें ना तो समय बताया गया है और ना ही कीमत बताई गई है। लेकिन अगर हमें वस्तु की पूर्ति बतानी है तो हम कैसे कहेंगे? जैसे कहेंगे हम गेहूं की पूर्ति 1500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर इस हफ्ते बाजार में 1000 क्विंटल है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है, वस्तु की कीमत भी दे रखी है और समय भी दे रखा है। तो वस्तु की कीमत 1500 रुपये प्रति क्विंटल है और समय कितना है, इस सप्ताह दे रखा है। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर जो है कीमत भी दे रखी है निश्चित और निश्चित समय दे रखा है। तो इस तरह से हम पूर्ति को इस तरह से अगर हम दिखाते हैं तो ये सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बाजार में गेहूं की पूर्ति 1000 क्विंटल है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें ना तो निश्चित समय है और ना ही निश्चित कीमत इसमें दिखा रखी है। अब आगे देखिए पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, आपने इससे पहले एक वीडियो देखा था उत्पादन और लागत का 6ठा पार्ट, उसमें देखा होगा, फिर से देख लीजिए एक बार इसको। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वस्तु की कीमत, पूर्ति को प्रभावित करती है। कैसे? अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो वस्तु की पूर्ति भी कम होगी, कीमत ज़्यादा होगी तो वस्तु की पूर्ति भी ज़्यादा होगी। अन्य वस्तुओं की कीमत जैसे स्थानापन्न वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं हैं, ये भी पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अब मान लीजिए पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई, 1000 रुपये पर लीटर हो गई है पेट्रोल की कीमत, तो उससे क्या होगा, उत्पादक कार का उत्पादन कम कर देंगे। तो इस तरह से अन्य वस्तुओं की कीमत भी पूर्ति को प्रभावित करती है। इसी तरह से देखिए उत्पादन के साधनों की कीमत, उत्पादन के जो साधन हैं इनकी कीमत भी जो है ये पूर्ति को प्रभावित करती है। अगर उत्पादन के साधन महंगे हो जाएंगे तो लागत बढ़ जाएगी, उत्पादक क्या करेगा, वस्तु की पूर्ति कम करेगा। अगर उत्पादन के साधन सस्ते हो जाएंगे तो उससे वस्तु को बनाने में जो लागत आ रही वो कम हो जाएगी और उत्पादक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करेगा, जिससे वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी। इसी तरह से सरकार की करारोपण नीति है। सरकार की करारोपण नीति के कारण पूर्ति प्रभावित होती है। उत्पादकों की रुचि के कारण पूर्ति प्रभावित होती है कि उत्पादक किस तरह की वस्तु का ज़्यादा उत्पादन करना चाह रहा है। जिस वस्तु का ज़्यादा उत्पादन करेगा उसकी पूर्ति बाजार में ज़्यादा होगी। इसी तरह से तकनीकी ज्ञान है, ये पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अगर किसी देश का तकनीकी विकास बहुत ज़्यादा हुआ है तो वहाँ पे उत्पादन लागत कम हो जाती है, उससे वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी। इसी तरह से प्राकृतिक तत्व जो हैं ये पूर्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे बाढ़ की स्थिति है, सूखे की स्थिति है, भूकंप है, भूस्खलन है, ये प्राकृतिक कारक हैं, इनके कारण पूर्ति प्रभावित होती है। इसके कारण क्या होता है, जो प्राकृतिक उत्पादन होता है फसलों का वो कम हो जाता है, उन वस्तुओं की तो पूर्ति कम होगी ही, और दूसरा क्या होगा, बाढ़ सूखा इन चीज़ों से जो आने जाने के साधन है उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, पूर्ति कम हो जाएगी उस स्थिति में। इसी तरह से परिवहन तथा संचार के साधन जो है ये पूर्ति को प्रभावित करते हैं।
अगर किसी देश के परिवहन और संचार के साधन पूरी तरह से विकसित हैं तो उस जगह पे वस्तु का जो पूर्ति करने में आसानी हो जाती है। इसी तरह से युद्ध व राजनीतिक बाधाएं, अगर किसी देश में युद्ध की स्थिति है, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है, तो वहाँ पर उत्पादक जो हैं उत्पादन करना कम कर देंगे, तो वस्तु की पूर्ति प्रभावित हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से उत्पादकों में परस्पर समझौता हो जाता है। ये किस तरह का समझौता है, उस पर भी पूर्ति जो है ये प्रभावित होती है। इसी तरह से फर्म की संख्या अगर ज़्यादा है तो वस्तु की पूर्ति ज़्यादा होगी, फर्म की संख्या कम है तो वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। इसी तरह से भविष्य में संभावित कीमत, अगर उत्पादक को या जो विक्रेता है उसको लगता है कि भविष्य में वस्तु की कीमत कम होने वाली है तो वो वर्तमान में वस्तु की पूर्ति ज़्यादा करेगा, और अगर उसे लगता है कि भविष्य में जो कीमत है वस्तु की वो बढ़ने वाली है तो वो वर्तमान समय में वस्तु की पूर्ति को कम करेगा। तो इस तरह से ये सब कारक हैं जिसके कारण जो वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। ये कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है। ये किस तरह का कारक है इस पर निर्भर करेगा। अब आगे देखिए, पूर्ति की लोच किसे कहते हैं। अब देखिए, पूर्ति की लोच किसे कहते हैं। यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष वस्तु की पूर्ति में जितना परिवर्तन होगा इसकी माप को पूर्ति की लोच कहा जाता है। फिर से देखिए इसको, यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष वस्तु की पूर्ति में जितना परिवर्तन होगा इसकी माप को पूर्ति की लोच कहा जाता है। अब पूर्ति की लोच कितने प्रकार की होती है। देखिए, पूर्ति की लोच होती है 5 प्रकार की। सबसे पहला है पूर्णतया लोचदार पूर्ति, दूसरा है अत्यधिक लोचदार पूर्ति, तीसरा है लोचदार पूर्ति, चौथा बेलोचदार पूर्ति और पांचवा है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। तो सबसे पहला इसमें हो गया है पूर्णतया लोचदार पूर्ति या परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसी तरह से अत्यधिक लोचदार पूर्ति है। अत्यधिक लोचदार पूर्ति का मतलब है ऐसी पूर्ति जिसकी जो लोच है एक तरह से हम कह सकते हैं वो इकाई से अधिक है, तो उसको बोला जाता है अत्यधिक लोचदार पूर्ति। अब इसको देखिए आगे, सबसे पहले हम देखेंगे पूर्णतया लोचदार पूर्ति क्या है। देखिए, पूर्णतया लोचदार पूर्ति, जब कीमत में परिवर्तन न होने पर भी या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तब वस्तु की पूर्ति लोच पूर्णतया लोचदार होती है। यानी जब कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है या बहुत थोड़ा परिवर्तन हो रहा है उसके बावजूद भी पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु की पूर्ति को कहा जाता है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। अब इसमें देखिए एक छोटी सी तालिका है, इससे समझ सकते हैं हम इसको। यहाँ पे दे रखा है इस कॉलम में कीमत प्रति इकाई और यहाँ पे पूर्ति की मात्रा दे रखी है। अगर देखिए वस्तु की कीमत प्रति इकाई 10 रुपया है तो विक्रेता 200 वस्तु की पूर्ति कर रहा है। अगर कीमत फिर भी इतनी ही है, मान लीजिए कुछ समय बाद इतनी ही कीमत है, 10 ही रुपया है, अब विक्रेता वस्तु की पूर्ति कितना कर रहा है, 1000 रुपये के 1000 वस्तु के बराबर कर रहा है। तो इसमें देखिए अगर वस्तु की कीमत 10 रुपया है तो पूर्ति कितनी हो रही है, 200 वस्तु के बराबर। और अगर वस्तु की कीमत 10 रुपया है, पूर्ति की मात्रा कितनी हो गई है, 1000 वस्तुओं के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा लेकिन पूर्ति की मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार पूर्ति। क्योंकि इसमें क्या है, जब कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी
या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तब वस्तु की पूर्ति की लोच पूर्णतया लोचदार होती है। तो इस तरह से ये पूर्ति की लोच जो है ये पूर्णतया लोचदार पूर्ति है। अब इसके बाद देखिए, इसको हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कीमत दिखा रखी है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर पूर्ति की मात्रा दिखा रखी है। अब इसमें देखिए, अगर कीमत इतनी है, ओ एस के बराबर है, कीमत इतनी दे रखी है, ओ एस के बराबर है, तो पूर्ति देखिए, पूर्ति ग्राफ कैसा आ रहा है, सीधा एक्स एक्सिस के समांतर आ रहा है। एस एस जो है ये सप्लाई कर्व है या पूर्ति वक्र इसको हम कहते हैं, ये एक्स एक्सिस के समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस के समांतर होने का मतलब क्या हुआ, अगर वस्तु की कीमत इतनी है तो पूर्ति इतनी है, यहाँ पर ओ ए है, मान लो ये ओ ए के बराबर, कीमत अभी भी इतनी ही है, पूर्ति अब मान लो बढ़ के कितनी हो गई, ओ बी के बराबर हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कीमत इतनी ही है, फिक्स है, स्थिर है, और पूर्ति जो है ये यहाँ से अब कितनी बढ़ गई है, इतनी हो गई है। तो इसको हम कहेंगे पूर्णतया लोचदार पूर्ति। जब पूर्णतया लोचदार पूर्ति होती है तो यहाँ पे पूर्ति की लोच किसके बराबर हो जाती है, अनंत। अनंत मतलब इन्फिनिट। या इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये जो है पूर्ति की लोच ये बराबर हो जाती है किसके, अनंत। अनंत को हम इन्फिनिटी इस तरह से भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पूर्ति की लोच है कितनी हो गई है, अनंत के बराबर है। इसका मतलब हो गया वस्तु की कीमत में बहुत कम परिवर्तन होने पर भी या परिवर्तन नहीं होने पर भी पूर्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, तो इसे पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहते हैं। अब आगे देखिए, अत्यधिक लोचदार पूर्ति। अब अत्यधिक लोचदार पूर्ति किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, तब पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होती है। इसे अत्यधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जब किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, तब पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होती है। इसे अत्यधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। अब यहाँ पे दे रखा, देखिए कीमत दे रखी है 10 रुपया, उस समय पूर्ति कितनी हो रही है, 20 के बराबर हो रही है, वस्तु की पूर्ति 20 के बराबर है। अब कीमत बढ़ गई, कितनी हो गई कीमत, वस्तु की प्रति इकाई कीमत हो गई 20 रुपया, पहले 10 थी, 10 से बढ़कर ये हो गई 20। अगर 20 रुपया हो गई तो पूर्ति की मात्रा कितनी हो गई है, 80 के बराबर हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन है ये कम हो रहा है और पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो अधिक हो रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अत्यधिक लोचदार पूर्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर जो अत्यधिक लोचदार पूर्ति है, इसमें जो पूर्ति की लोच होती है वो इकाई से अधिक होती है। इसको हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें देखिए ये अत्यधिक लोचदार पूर्ति का ग्राफ है। अब इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है एक्स एक्स, इसमें पूर्ति की मात्रा, वस्तु की कितनी मात्रा की पूर्ति हो रही है, और यहाँ पर दे रखा है कीमत दिया हुआ है। अब इसमें देखिए, अगर कीमत ओ पी के बराबर है, इतनी है कीमत, तो पूर्ति कितनी हो रही है, ओ क्यू के बराबर। अब कीमत बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, ओ पी वन के बराबर हो जाती है, मान लो इतनी हो जाती है कीमत ओ पी वन के बराबर हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति कितनी हो गई, ओ क्यू वन के बराबर हो गई। अब इसमें देखिए जो ग्राफ हमको दे रखा है, ये कौन सा ग्राफ है, एस एस ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे। ये कौन सा ग्राफ हो गया, पूर्ति वक्र है ये। तो इस पूर्ति वक्र से देखिए, अगर हम यहाँ पे मिला रहे हैं इसको, ये इस तरह से आ रही है,
तो अगर ओपी कीमत है तो उस समय पूर्ति कितनी है, ओपी कीमत पर पूर्ति कितनी है, ओ क्यू के बराबर। और अगर पूर्ति जो कीमत जो है ओ पी वन के बराबर है, अब कीमत कितनी हो गई, ओ पी वन के बराबर, पूर्ति कितनी हो जाएगी, ओ क्यू वन के बराबर, ओ क्यू वन के बराबर। अब इसमें देखिए इस ग्राफ से ये कीमत का जो प्रतिशत परिवर्तन है ये कम है और पूर्ति का प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा है। तो इसलिए इस पूर्ति को, जो पूर्ति की लोच है, इसको कहा जाता है अत्यधिक लोचदार पूर्ति। यहाँ पर कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने से पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है अत्यधिक लोचदार पूर्ति। यहाँ पे पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होती है, तो यहाँ पे पूर्ति की लोच जो है ये इकाई से अधिक होती है, या हम कह सकते हैं ये ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। तो इस तरह से पूर्ति की लोच इकाई से अधिक है। जहाँ पे पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होती है उसको अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। अब आगे देखिए, अगला है लोचदार पूर्ति। लोचदार पूर्ति क्या होती है, जब किसी वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन हो रहा है ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, तो वस्तु की पूर्ति लोच इकाई के बराबर होती है। इसे वस्तु की लोचदार पूर्ति कहते हैं। यानी यहाँ पे पूर्ति में, वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन हो रहा है ठीक उसी अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, तो वस्तु की पूर्ति लोच इकाई के बराबर होती है। इसे कहते हैं लोचदार पूर्ति। अब यहाँ पे जो टेबल दे रखी है इसमें देखिए, अगर कीमत वस्तु की 10 रुपया प्रति इकाई है तो पूर्ति कितनी हो रही है, 20 के बराबर हो रही है। और अगर कीमत बढ़ गई है तो पूर्ति भी बढ़ तो रही है और इसी अनुपात में बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए, पहले 20 थी, अब कितनी हो गई पूर्ति, वस्तु की पूर्ति 40 के बराबर हो गई। तो अगर कीमत 10 है तो वस्तु की पूर्ति 20 है। अगर कीमत 20 रुपया हो गई, वस्तु की पूर्ति 40 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से जो वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है उसी अनुपात में वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है लोचदार पूर्ति, इसको कहा जाता है। अब इसको ग्राफ से हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पे दे रखा है एक्स एक्सिस में पूर्ति की मात्रा, यहाँ पे दिया है वाई एक्सिस में कीमत दे रखा है। एस एस जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, एस एस ग्राफ, ये कौन सा है, ये है पूर्ति वक्र या सप्लाई कर्व इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर वस्तु की कीमत ओ पी के बराबर है, वस्तु की कीमत कितनी है, अगर ओ पी है, तो उस समय वस्तु की पूर्ति कितनी हो रही है, ओ क्यू के बराबर हो रही है, इतनी है, ओ क्यू के बराबर। इसी तरह से अगर वस्तु की कीमत बढ़ गई, मान लीजिए ओ पी वन हो गई है, अब वस्तु की पूर्ति की कीमत कितनी है, ओ पी वन, उस स्थिति में पूर्ति कितनी हो जाएगी, ओ क्यू वन के बराबर हो जाएगी, ओ क्यू वन के बराबर हो जाएगी। अब देखिए, इस तरह का ढाल है, ये होता है लोचदार पूर्ति के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कीमत में परिवर्तन हो रहा है ठीक इतना ही परिवर्तन जो है ये पूर्ति में हो रहा है। कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है पूर्ति में भी उस ही अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, तो इसे बोला जाता है लोचदार पूर्ति। यहाँ पे पूर्ति की लोच कितनी है, इकाई के बराबर है, पूर्ति की लोच बराबर 1, या इसको हम कह सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जो पूर्ति की लोच है ई एस, ये कितने के बराबर होगा, इकाई के बराबर हो गई। तो पूर्ति की लोच जो है इकाई के बराबर है। अब देखिए आगे को, बेलोचदार पूर्ति। बेलोचदार पूर्ति क्या होता है, जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है
तब इसे इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहते हैं। ये बेलोचदार पूर्ति भी कहलाती है। फिर से देखिए, अगर किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम हो रहा है तो इसको बोलते हैं बेलोचदार पूर्ति, या इसे हम कह सकते हैं इकाई से कम लोचदार पूर्ति इसको कहते हैं। अब यहाँ पे दे रखी है, देखिए वस्तु की कीमत कितनी है, एक वस्तु की कीमत 10 रुपया है, तो वस्तु की पूर्ति कितनी हो रही है, 20 के बराबर। कीमत में वृद्धि हो गई 20 के बराबर, अब वस्तु की पूर्ति 25 के बराबर हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कीमत तो ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन वस्तु की पूर्ति ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वस्तु की पूर्ति की लोच किस तरह की हो गई, बेलोचदार पूर्ति कहलाएगी है। तो इस तरह से अगर वस्तु की कीमत 10 रुपया है, पूर्ति 20 रुपया है, वस्तु की कीमत बढ़ गई है, पूर्ति भी बढ़ी है, लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है आनुपातिक परिवर्तन, वो कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है। इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। ग्राफ में देखिए, यहाँ पे दिखा रखा पूर्ति की लोच ये है, इकाई से कम है। तो पूर्ति की लोच इकाई से कम यहाँ पर है, इसको हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए ग्राफ जो इसमें दे रखा है, यहाँ पे पहले के ग्राफ की तरह से वस्तु की जो पूर्ति की मात्रा दे रखी है, यहाँ पे कीमत दी हुई है। अब इसमें जो ग्राफ दिया है ये एस ग्राफ दे रखा है, ये एक वक्र दे रखा है, पूर्ति वक्र इसको कहते हैं या सप्लाई कर्व इसको कहते हैं। अब इसमें देखिए ये जो सप्लाई कर्व है ये ब्लैक लाइन से इसमें दिखा रखी है, एस लाइन, ये पूर्ति वक्र है। अब इसमें देखिए अगर हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं तो यहाँ पे कीमत कितनी हो गई, OP के बराबर इतनी कीमत है, और पूर्ति कितनी हो गई, OQ के बराबर। अगर कीमत क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई है, कीमत तो बढ़ गई है, ये किसके बराबर, OP1 के बराबर हो गई, इतनी हो गई, और पूर्ति कितनी हो गई, OQ1 के बराबर। अब देखिए परिवर्तन कितना हो रहा है कीमत में, और जो वस्तु की पूर्ति है इसमें कितना आपस में आनुपातिक परिवर्तन हो रहा। इसमें देखिए कीमत तो बढ़ रही है इतनी, और वस्तु की पूर्ति बढ़ तो रही है लेकिन कम बढ़ रही है। तो कीमत में जो आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है उसकी अपेक्षा पूर्ति में कम आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह की जो पूर्ति की लोच है ये इकाई से कम होती है, इसको बोलते हैं बेलोचदार पूर्ति। तो इस तरह से ये हम ग्राफ के द्वारा आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब अगला देखिए, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। क्या होती है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तब पूर्ति की लोच पूर्णतया बेलोचदार होती है, या पूर्ति की लोच शून्य होती है हम कह सकते हैं। फिर से देख लीजिए, अगर कीमत में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की कीमत पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो पूर्ति की लोच पूर्णतया बेलोचदार होती है, या पूर्ति की लोच शून्य होती है। यहाँ पे देखिए एक टेबल में दिखा रखा है, अगर वस्तु की कीमत 10 रुपया प्रति इकाई है, पूर्ति कितनी हो रही है, 20 वस्तु की पूर्ति हो रही है। अब यहाँ पर कीमत बढ़ गई, 20 रुपया हो गई, अब वस्तु की पूर्ति की मात्रा कितनी है, ये फिर भी उतनी है, यानी 10 रुपये में भी 20 वस्तु की जो पूर्ति हो रही है ये 20 है, और 20 रुपये में भी वस्तु की जो पूर्ति की मात्रा है ये 20 है। यानी कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा पूर्ति में, इसलिए इस तरह की जो पूर्ति की लोच है इसको बोला जाता है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, इसको कहा जाता है। इसको हम ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं। इसमें देख लीजिए ग्राफ, पूर्ति की मात्रा है, यहाँ पे कीमत है। अब यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है कैसा है, एस ग्राफ है, ये एक सीधी लाइन है, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है। एस लाइन जो है ये पूर्ति रेखा है, ये वाली लाइन
ये पूर्ति वक्र कहेंगे हम इसको। अब इसमें देखिए, अगर कीमत OP के बराबर है तो वस्तु की पूर्ति OS के बराबर है। अगर कीमत बढ़ गई, OP1 के बराबर हो गई, वस्तु की पूर्ति तब भी इतनी ही है, OS के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे पूर्ति की लोच कितनी हो गई? 0 हो गई है। तो पूर्ति की लोच जो है ये 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, पूर्ति में 0 परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए पूर्ति की लोच कितनी हो गई? 0 हो गई। तो इस तरह से ये था पूर्ति की लोच के प्रकार थे। तो इस तरह से पूर्ति की लोच कितने तरह की हो गई? 5 तरह की हो गई है। सबसे पहला वो है पूर्णतया लोचदार पूर्ति, दूसरा है अत्यधिक लोचदार पूर्ति, तीसरा है लोचदार पूर्ति, और चौथा है बेलोचदार पूर्ति, और पांचवा है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। अब इसके बाद हम देखेंगे पूर्ति के नियम। क्या है? देखिए पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम है वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध को बताता है। धनात्मक संबंध का मतलब क्या हो गया? यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो पूर्ति की जो वस्तु की पूर्ति है ये भी कम हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध को बताता है। यही कारण है पूर्ति वक्र का ढाल बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। यानी पूर्ति का नियम ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जितनी कीमत अधिक होती है उतनी ही पूर्ति अधिक होती है, या जितनी कीमत कम होती है उतनी ही पूर्ति कम होती है। तो इस तरह से पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच के धनात्मक संबंध को बताता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ग्राफ्स के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे ये दे रखा पूर्ति के नियम से संबंधित ग्राफ है, लॉ ऑफ सप्लाई इसको कह सकते हैं। यहाँ पे दिखा रखा हमें पूर्ति, वाई एक्सिस में दिखा रखी है कीमत, और ये जो ग्राफ दिखा रखा है SS ग्राफ जो है ये पूर्ति वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। अब इसमें देखिए यहाँ पे दे रखा है कीमत बढ़ रही है तो वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी, और अगर मान लीजिए कीमत पहले P1 है और बाद में P हो जा रही है, यानी पहले ज़्यादा है अब कम हो जा रही है, तो उससे क्या होगा? वस्तु की कीमत भी, पूर्ति भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से कि जो पूर्ति का नियम है हमें बता रहा है कि कीमत में और वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। ये बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा? पूर्ति भी बढ़ेगी। कीमत कम हो जाएगी तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। अब आगे देखिए पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि क्या है ये देखिए अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी पूर्ति बढ़ जाती है तो इसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं। जबकि वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर यदि किसी अन्य कारकों के कारण वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है अथवा कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति समान रहती है तो इसे पूर्ति की वृद्धि कहते हैं। फिर से देख लीजिए क्या है पूर्ति में विस्तार का मतलब क्या है? अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी पूर्ति बढ़ जाती है तो इसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं। लेकिन अगर कीमत स्थिर है और किसी दूसरे कारकों के कारण वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, या हम कह सकते हैं कीमत कम होने पर वस्तु की कीमत पूर्ति कम न होकर उतनी ही रहती है, तो इसे पूर्ति की वृद्धि कहा जाता है। तो ये पूर्ति की वृद्धि कहलाती है। देखिए पूर्ति में विस्तार को ग्राफ के द्वारा हम समझ सकते हैं। पूर्ति में जो विस्तार हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक SS वक्र दिखा रखा है।
ये एक वक्र है ब्लैक लाइन से जो दिखा रखा है। अब इसमें ये पूर्ति वक्र कहलाता है। यहाँ पे कीमत पहले 10 रुपया है, 10 रुपया है तो वस्तु की पूर्ति कितनी हो रही है, 100 के बराबर हो रही है। कीमत बढ़ गई है, कितनी हो गई, 20 रुपये के बराबर हो गई। वस्तु की पूर्ति कितनी हो रही है, 200 के बराबर हो रही है। तो वस्तु की जो पूर्ति की मात्रा यहाँ पे कीमत बढ़ने से बढ़ गई है। कीमत बढ़ गई है इतनी और वस्तु की पूर्ति भी बढ़ गई है। तो इस तरह से पूर्ति के विस्तार का मतलब है कीमत बढ़ने से वस्तु की पूर्ति भी बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं पूर्ति में विस्तार। इसी तरह से और पूर्ति में वृद्धि का मतलब क्या है, इससे हम समझ सकते हैं इस ग्राफ के द्वारा। देखिए, अगर पहले ग्राफ है पूर्ति वक्र जो दे रखा SS है, ये ग्राफ दे रखा है ब्लैक लाइन से, ये पूर्ति वक्र है। अगर पूर्ति में वृद्धि हो रही है किसी कारक से कारण, कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा और लेकिन पूर्ति बढ़ रही है वस्तु की, तो इसको हम जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा S1 ऑरेंज लाइन से जो ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कीमत उतनी ही है, पूर्ति में किन्हीं कारकों के द्वारा वृद्धि हो रही है, तो ग्राफ बाएं से दाईं ओर को खिसक जाएगा, इस तरह से खिसक जाएगा। पहले ग्राफ कौन सा था, SS ग्राफ था। अब जब पूर्ति में वृद्धि हो गई तो ग्राफ हो गया S1 ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि इस ग्राफ के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में कमी, ये क्या है, पूर्ति में संकुचन क्या होता है, पूर्ति में कमी क्या होता है। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी पूर्ति कम हो जाती है तो उसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। यानी वस्तु की कीमत कम हो रही तो पूर्ति भी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, पूर्ति में संकुचन कहते हैं। जबकि वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर यदि किसी अन्य कारकों के कारण वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है अथवा कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति समान रहती है तो इसे पूर्ति में कमी कहते हैं। यानी क्या हुआ, पूर्ति में संकुचन का मतलब क्या हुआ, कीमत कम हो रही है तो पूर्ति कम हो जाती है। और पूर्ति में कमी से क्या मतलब होता है, पूर्ति में कमी से मतलब होता है अगर कीमत स्थिर है, किसी दूसरे कारक के कारण पूर्ति कम हो जाती है वस्तु की, या कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ने के बदले उतनी ही रहती है, तो इसको पूर्ति में कमी कहा जाता है। इसको भी हम ग्राफ से समझ सकते हैं, पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में कमी को। अब देखिए, यहाँ पे दिखा रखा है पूर्ति में संकुचन का ग्राफ दिखा रखा है। SS वक्र जो है पूर्ति में संकुचन के लिए ग्राफ दिखा रखा है। यहाँ पे देखिए, कीमत पहले 20 रुपया है, वस्तु की पूर्ति कितनी है, 200 के बराबर हो रही है। अगर कीमत कितनी हो गई, कम हो गई, 10 रुपया हो गई, अब पूर्ति कितनी हो गई है, 100 के बराबर हो गई। तो पहले कीमत 20 रुपया से कितनी गिर गई है, 10 रुपया आ गई है, तो वस्तु की पूर्ति 200 से कितनी गिर गई है, 100 के बराबर आ गई। तो इस तरह से ये जो ग्राफ दिखा रखा है, ये ग्राफ कौन सा हो गया, पूर्ति में संकुचन को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से पूर्ति में कमी के लिए जो ग्राफ है, देखिए इसमें क्या है, अगर वस्तु की पूर्ति में कमी हो रही है किसी कारण से, कैसे कमी हो रही है, जैसे कोई कारण है, कीमत, एक तो क्या होता है, कीमत के कम होने से वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कीमत स्थिर रहती है, अन्य कारण हैं जो पूर्ति में कमी लाते हैं। तो इसके लिए जब ग्राफ बनता है, ये कैसा ग्राफ हो गया, देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है S1 और एक है SS ग्राफ है। तो इसमें जो मेन पहले ग्राफ है ये है पूर्ति का ग्राफ, SS ग्राफ है। और अगर कीमत वही है लेकिन अगर पूर्ति कम हो जा रही है तो ग्राफ क्या होगा, दाएं से बाईं ओर को खिसक जाएगा। अब जो नया ग्राफ होगा कौन सा हो गया, S1 ग्राफ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ति में कमी को दिखा रहा है। इसको हम इस ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए एक लाइन अगर हम ऐसे खींचते हैं सीधे, देखिए यहाँ पे देर का कीमत तो इतनी ही है
पूर्ति पहले इतनी थी, कितनी थी यहाँ पे पूर्ति, इतनी थी, लेकिन अब कितनी हो गई, ये यहाँ पे काट रहा है इसको, तो ये पूर्ति अब कम हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, कीमत स्थिर है, लेकिन फिर भी किन्हीं कारकों के कारण पूर्ति में कमी आ जा रही है, इसलिए जो पूर्ति वक्र है ये दाएं से बाएं की ओर खिसक जाएगा। अब ये देखिए, इसमें पूर्ति में वृद्धि के क्या कारण हैं। पूर्ति किन किन कारणों से बढ़ती है। सबसे पहला हो गया उत्पादन प्रौद्योगिकी में सुधार के कारण पूर्ति बढ़ती है। इसी तरह से जो नए अनुसंधान होते हैं, नए प्रवर्तन होते हैं, उसके कारण वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। उत्पादन के साधनों के मूल्य में अगर कमी आ जाती है, वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। उत्पादकों की संख्या में वृद्धि से पूर्ति बढ़ती है वस्तु की। भविष्य में कीमतों के कम होने की संभावना से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। इसी तरह से फर्म के उद्देश्य में परिवर्तन जो है ये पूर्ति में वृद्धि करने में सहायक है। और कर में अगर छूट हो जाती है तो उससे वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। तो ये तो पूर्ति में वृद्धि के कारक थे। अब पूर्ति में कमी हो जाती है तो किन कारणों से कमी होती है। पहला है उत्पादन की तकनीक का पुराना पड़ जाना, उसके कारण पूर्ति में कमी आ जाती है। भविष्य में कीमतों में वृद्धि की अगर आशंका है तो वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी वर्तमान में। उत्पादन के साधनों के मूल्य में वृद्धि होगी तो पूर्ति में कमी आ जाएगी। इसी तरह से अनुसंधान कार्य का अभाव होता है या उत्पादकों की कमी है। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो गई, सरकार ने जो पहले छूट थी उन छूट को वापस ले लिया, या उत्पादकों के दृष्टिकोण में अगर कुछ परिवर्तन आ गया, उसके कारण वस्तु की पूर्ति कम हो सकती है। तो ये कारण है जो वस्तु की पूर्ति को कम कर देते हैं। अब देखिए सामान्य कीमत और बाजार कीमत में संबंध क्या है। सामान्य कीमत और बाजार कीमत में संबंध किसी वस्तु के बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि बाजार मूल्य हमेशा सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। यानी बाजार मूल्य में बार बार परिवर्तन होने के बाद अंत में ये सामान्य मूल्य में ही मिल जाता है। इस तरह से बाजार मूल्य में सदैव सामान्य मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस तरह से बाजार मूल्य जो है ये सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है और सामान्य मूल्य के बराबर आने की बार बार कोशिश करता है। इसको हम ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में समय दे रखा है, यहाँ पे कीमत दे रखी है, और ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे दे रखा है सामान्य मूल्य, ये जो ब्लैक लाइन दिखा रखी है, और ये जो जिग जैग लाइन दे रखी है ये दे रखा है बाजार मूल्य। अब इसमें देखिए ये जो सामान्य मूल्य है, इसको स्थिर मूल्य भी कह देते हैं, सामान्य मूल्य भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, बाजार मूल्य कभी सामान्य मूल्य से कम है, कभी ज़्यादा है, फिर कभी इसी के बराबर आ जा रहा है, फिर कम हो गया, इसके बाद फिर बढ़ के क्या हो गया सामान्य मूल्य के बराबर, और फिर सामान्य मूल्य से अधिक। और इस तरह से क्या हो रहा है, ये बार बार कभी ऊपर जा रहा है सामान्य मूल्य से, कभी बाजार मूल्य नीचे आ जाता है, कभी बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से ऊपर जा रहा, कभी उसी के बराबर हो गया सामान्य मूल्य के, फिर कभी नीचे आ रहा है और उसके बाद फिर ऊपर आ रहा। तो बाजार मूल्य जो है इसमें एक दिन में कई बार परिवर्तन होता है, जबकि सामान्य मूल्य लगभग स्थिर रहता है। तो इस तरह से जो एक ग्राफ है, ये ग्राफ है सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य में संबंध का ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है। सामान्य मूल्य एक्स एक्सिस के समांतर एक सीधी रेखा है, जबकि ये जो बाजार मूल्य है ये जिग जैग लाइन है जो सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। ये कभी सामान्य मूल्य से कम हो जाता है बाजार मूल्य, कभी सामान्य मूल्य के बराबर हो जाता है, और कभी सामान्य मूल्य से अधिक हो जाता है, लेकिन बार बार सामान्य मूल्य के बराबर आने की
प्रवृत्ति उसमें होती है। तो इस तरह से ये आज का चैप्टर था, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म के सिद्धांत का सेकंड पार्ट।